सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपशिप। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्स एंड मूवमेंट, है ना। तो फोर्सेस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना। फोर्स हर जगह सुनते हैं, लेकिन क्या होता है फोर्स, तो उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, सपोज करो एक बॉडी है, आपने कभी से भी देखा होगा कि आपने उस पर फोर्स लगाया फिर भी वो मूव नहीं की, है ना। और एक दूसरी बॉडी है जिस पे आपने फोर्स लगाया बट वो मूव कर गई। ठीक है, ये हुआ डज नॉट मूव और ये हो गया गॉट मूवमेंट। तो ऐसा क्या हुआ, फोर्स तो लगाया लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों, एक में मूवमेंट है और एक में नहीं है। ठीक है, यदि हम इस बॉडी पे देखें तो इस पे यदि ओवरऑल फोर्सेस का यदि हम समेशन करें तो वो एफ जो नेट है वो हो गया 0, तो ये मूव नहीं करेगी। और फोर्स का पर्पस ही यही होता है कि ये वेलोसिटी को चेंज करता है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब उस पर एफ नेट है, मतलब उस पर फोर्सेस हैं, नेट फोर्स है। और यदि वेलोसिटी डज नॉट चेंज, मतलब या तो वो रेस्ट पे है या एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका मतलब कि इस पे एफ नेट इज 0। और यहां वाले केस में एफ नेट इज नॉट 0, मतलब यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी का चेंज होगा। ठीक है, तो लिखो फोर्स, फोर्स की हेडिंग में लिखो पहले कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कॉज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो चेंज इन वेलोसिटी होता है dv बाई dt, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, है ना। तो मतलब फोर्स क्या करता है, फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन होगा, इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज होगा। तो हमारा जो फोर्स हो जाता है, फोर्स जो एफ नेट है वो किसके बराबर हो जाएगा, m जो कि बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहीं से फोर्स की यूनिट पे आते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होगी, यदि मास की, यदि ऐसा यूनिट में बात करें, पहले ये देख लो कि यूनिट्स हमारे पास कौन कौन सी है। हमारे पास यूनिट्स में आ जाएगी पहली ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट में हम लेंथ के लिए ले लेंगे मीटर, मास के लिए ले लेंगे हम केजी, टाइम के लिए ले लेंगे हम सेकेंड्स। ठीक है, टेम्परेचर के लिए ले लेंगे हम, टेम्परेचर के लिए ले लेंगे हम केल्विन। ठीक है, और भी चीजें हैं जैसे लुमिनस इंटेंसिटी, सीडी हो जाएगा कैंडेला, और ये लिख ही लो लुमिनस इंटेंसिटी, ये होगा सीडी। मॉल, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मॉल हो जाएगा। ठीक है, और करंट के लिए हो जाएगा एम्पियर। ठीक है, हमारे काम के क्या है ये यहां तक। ठीक है, वैसे ही होगा एमकेएस यूनिट। एमकेएस ये स्टार्ट ही क्या रिप्रेजेंटेशन से हुआ है, मीटर, केजी एंड सेकेंड। तो इन्होंने इसके नाम में ही समझ में आ गया कि जो एसआई यूनिट की ये जो है 3, यही एमकेएस यूनिट भी हो गई। यदि सिर्फ 3 के लिए बोले तो एमकेएस यूनिट और एसआई यूनिट सेम है। एक हो जाएगा हमारा सीजीएस यूनिट, सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। यदि हम इसमें रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, बताओ बताओ,
ये हमारा हो जाएगा सीजीएस यूनिट में, यदि हमने इन चीज़ों को लेके हमने वो किया है। ठीक है, तो हमारा वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है बताओ? एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो मास है वो हो गया हमारा केजी। एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो टोटल ओवरऑल होता है इसे बोलते हैं हम न्यूटन। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। ठीक है, अब न्यूटन में ये देखना है आपको कि ये एक अकेला यूनिट नहीं है, इसके अंदर केजी, मीटर और सेकेंड भी है ना। तो यदि आपको कभी चेंजेस करना होगा तो हमें क्या करना है बताओ? इसमें सभी में चेंज करना होगा। यदि इसी को देखो एसआई और एमकेएस में सेम, आपको सीजीएस में करना है तो यहां पे क्या चेंज करना पड़ेगा? पहले ये देखो कि हमारे पास एक न्यूटन क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे यदि इसको हम सीजीएस में कन्वर्ट करें तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू केजी की जगह हो जाएगा ग्राम्स, जो कि हो जाएगा 10³ ग्राम्स। 1 केजी में 10³ ग्राम्स, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और सेकेंड वैसा का वैसा ही, सेकेंड का स्क्वायर। तो ये जो यूनिट हो जाती है हमारी, ये हो जाती है डी/एन/ई, डायन। तो 1 न्यूटन कितना हो गया हमारा? 10⁵ डायन। ठीक है, ये हमने सीजीएस में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब से हमें एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट, उनमें कन्वर्जन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कैसे कर लेंगे? बहुत ही आराम से, कुछ नहीं करना है। किलोग्राम्स था तो हमने उसे ग्राम्स में कर दिया, मीटर था सेंटीमीटर में कर दिया, सेकंड को ऐसे के ऐसे ही रखा, जो यूनिट है उनको अलग कर दिया, जो क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है वो। तो फोर्सेस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी पे। लिखो लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। उसके पहले एक दो चीज और देख लेते हैं। एक, यदि लगे हाथ आए हैं तो कुछ और यूनिट्स भी देख लेते हैं। प्रेशर का, स्ट्रेसेस का। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर ये हो जाएगा फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स का ये हो गया न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्ट्रेस भी यही होता है, फोर्स बाय एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन डिफरेंस क्या है फिर? हम प्रेशर को प्रेशर क्यों बोलते हैं और स्ट्रेस को स्ट्रेस क्यों बोलते हैं? नेचर। देखो, प्रेशर इज एन एक्सटर्नल थिंग। अब मैं बताऊं, यदि ये एक बॉडी है, ये जो मार्कर है मेरे हाथ में एक बॉडी है, इस पर मैंने प्रेशर लगाया, तो मैंने एक्सटर्नली जो हो रहा है वो प्रेशर है। बाकी ये जो बॉडी है इसके अंदर कुछ ना कुछ रेजिस्ट कर रहा होगा। जो रेजिस्टिव फोर्सेस अब जनरेट हुए हैं, जो मैंने एक्सटर्नल कुछ लगाया उसके कारण जो इंटरनल कुछ जनरेट हुआ है, वो फोर्सेस होंगे स्ट्रेसेस, है ना। उन फोर्सेस के कारण जनरेट होता है स्ट्रेस। तो ये हो गया एक्सटर्नल थिंग, एक्सटर्नल फोर्स, और ये हो जाएगा इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस। ठीक है, एरिया कौन सा होगा? रेजिस्टिव एरिया, मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ एप्लीकेशन और यहाँ पे जो एरिया रेजिस्ट कर रहा है वो हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया फोर्सेस की, इन दोनों की यूनिट्स भी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट में कहाँ पे थे अपन? लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी लिखना। स्पेलिंग बताऊं क्या? मैं भी देख लेता हूँ। LAW, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, TRANSMISSIBILITY।
SMISSIBILITY, लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। इसको आराम से ऐसा देखो कि यदि एक ऐसी बॉडी है कुछ और ये CG पॉइंट है, अब इस पॉइंट से यदि हम एक एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में ड्रॉ करें, ठीक है, तो देखो फोर्स लगाने के लिए हमारे पास इन्फिनाइट पॉइंट्स हैं, है ना। और हमने कभी भी एक बॉडी पे फोर्स लगाया तो आपने कभी ये बोला नहीं कि यार पॉइंट ए जो है, ए पॉइंट बी है उस पे लगा, कहीं पे भी बोला नहीं। तो फिर क्या होता है, देखो फोर्स कहीं पे भी लगाओ, हमेशा पास होगा CG से, ठीक है। यदि आपने फोर्स यहाँ भी लगाया है ना, तो वो फोर्स कहाँ पास होगा, CG से। समझ में आया? यदि वो फोर्स आपने यहाँ लगाया तो वो पास हो रहा है CG से, ठीक है। तो आप इसके अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग कहीं पे भी फोर्स लगाओ, वो इस CG से ही पास होगा और इसी डायरेक्शन में होगा। तो इसे बोलते हैं हम लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। तो लिख लो इसमें, it does not alter the effect if the force act on the line of action, ठीक है। और यदि हमने इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया, सपोज करो कि हमने एक फोर्स ये लगा दिया, तो अब क्या होगा, फोर्स पहले भी F था, अब भी F है, आपने ये यहाँ वाला फोर्स को आप शिफ्ट करके यहाँ लगा दिया, तो अब ये किस वे में ट्रांसफर होगा, देखो ये वाला पॉइंट था CG हमारा होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट क्लास में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं वो फाइंड, है ना। तो पहले अभी ये देखो CG से यदि ये पास हो रहा है, तो यदि इसको मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा फोर्स। लेकिन इसका टोटल इफेक्ट शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि ये एट ए डिस्टेंस D है इस एक्सिस से, तो एक ये मूवमेंट भी लगाएगा m विच इज इक्वल्स टू FD, ठीक है। तो अब इसका टोटल, इस फोर्स का टोटल रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्यों? क्योंकि जो एक्सिस से जितना भी इसेंट्रिक होता है, इस कारण से मूवमेंट आता है। जब तक ये इस एक्सिस के अलोंग कहीं भी लगेगा, डिस्टेंस विल बी 0, क्योंकि हमारा ये जो डिस्टेंस होता है ये परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस होता है, परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस, तो ये मूवमेंट जनरेट करता है। तो इस कारण से किसी भी बॉडी में मूवमेंट जनरेट होता है। दूसरा मूवमेंट का ऐसा होता है कि, चलो पहले नेक्स्ट हेडिंग ही लिख लो, मूवमेंट। मूवमेंट नहीं लिखो, कपल लिखो, COUPLE, कपल, मूवमेंट मत लिखो, ठीक है, कपल। अब सपोज करो कि ये हमने एक हिंज दे दी और एक बॉडी ले ली कुछ, ठीक है, यहाँ पे हिंज है, ठीक है। हमने दो फोर्सेस लगा दिए, ये हो गया F1 जिसका डिस्टेंस है R1, कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्योंकि ये हिंज है, हिंज इसीलिए दिया है कि ताकि अपने को एक्सिस ऑफ रोटेशन पता चल जाए, वरना तो हमें निकालना पड़ेगा। तो हमने इसलिए हिंज लगा दिया है ताकि इसका जो भी रोटेशन होगा वो यहीं से होगा, है ना, अभी समझने के लिए। और ये हमने लगा F2 जो कि हो गया R2, ठीक है। तो मूवमेंट क्या होता है कि आपका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉल का और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। हमारा मूवमेंट वेक्टर में देखें, मूवमेंट, अब मूवमेंट इज R क्रॉस F, ये हो गया वेक्टर्स में। और यदि नॉर्मल भाषा में देखें तो हमें क्या करना है, जो यहाँ का मूवमेंट आया है M विच इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R1, याद रखना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यदि है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हमारा ये हो जाएगा,
यदि हमने ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज किसी को भी एक को पॉजिटिव ले लिया, मान लो F1 क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, क्लॉकवाइज को, तो F1 R1 माइनस F2 R2 ये हो गया हमारा मोमेंट। यदि ये दोनों फोर्सेस इक्वल है ना, तो ये अब कपल बनाते हैं। कपल का मतलब टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस एंड डायरेक्शन देखो, एक की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, एक की डायरेक्शन अदर डायरेक्शन में है, तो मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस से ये सेपरेट हो रहे हैं, ये डिस्टेंस है ना, तो इसे बोलते हैं कपल, है ना। ये अब इन्होंने कपल बनाए, तो टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, है ना, इसे बोलते हैं हम कपल। तो यहां से हम यदि देखें तो इसको m विल बी माइनस, और यदि हमने इफ पहले लिखो कि इफ F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F, देन m इक्वल्स टू F R1 माइनस F R2, F बाहर निकाल लिया और माइनस के साथ बाहर निकाल लिया, तो ये आ जाएगा m विल बी माइनस F इंटू डी, क्योंकि R2 माइनस R1 इज D, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कपल। अब ये जो कपल है यही मूवमेंट को प्रोड्यूस करता है। इस कपल को जिस तरह से भी आप लगाओगे उस एक्सिस के अबाउट रोटेशन प्रोड्यूस करेगा, और इसको लगाने की या इसकी ओरिएंटेशन, क्योंकि आपने ऐसे कपल लगा लिया, आपने ऐसे कपल लगा लिया, अब डिफरेंट एक्सिस के अबाउट आप कपल लगाते हो, तो उससे इसका नामकरण भी हो जाएगा। एक बेंडिंग, कभी बेंडिंग मूवमेंट बोलेंगे, कभी नॉर्मल मूवमेंट बोलेंगे, कभी टॉर्शनल मूवमेंट बोलेंगे। वो क्यों होगा, क्योंकि आपने इस कपल को डिफरेंट जगह या फिर डिफरेंट एक्सिस के अबाउट लगाया है, ठीक है। तो ये कपल हो गया। लिख लो, कपल में लिखो कि कपल इज ए अरेंजमेंट, कपल इज एन अरेंजमेंट, कपल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, equal and opposite forces acting parallel to each other, है ना। ये पैरेलल भी लगे हैं, है ना, अपोजिट तो है ही है, पैरेलल भी लगे हैं। acting parallel to each other and its movement will always remain, and its movement will always remain uniform throughout the body, full stop. Its movement will always remain uniform throughout the body, full stop. ब्रैकेट में लिख लेना इंडिपेंडेंट ऑफ R1 एंड R2। अब मैं बताऊं क्या होता है इसका मतलब। आपने यदि R1 एंड R2 का कॉम्बिनेशन इस वे में लिया है कि दोनों का डिफरेंस हमेशा D के बराबर है, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो फोर्सेस, यदि इसको आप शिफ्ट भी कर दोगे तो हमेशा जो कपल है, जो आपका मूवमेंट है, वो Fd के बराबर ही रहेगा यदि ये डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। यदि आपने इसको इधर भी लगाया है ना, तब भी, तो इसलिए वो R1 और R2 के इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम सबको पता है ना, जब बॉडी एक स्टेबल स्टेट में रहती है उसे इक्विलिब्रियम कहते हैं लेमैन टर्म्स में, है ना। लेकिन हमें मैथमेटिकल चीज़ देखना है, ठीक है। उसके पहले मूवमेंट में थोड़ा सा ये रह गया था कि व्हाट इज, जो हमारा मूवमेंट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या शो करता है। मूवमेंट होता है, ये होता है I अल्फा, मतलब मूवमेंट, यदि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता था तो मूवमेंट क्या करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। समझ में आया। फोर्सेस का मैंने बताया था कि वो अपना लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, तो मूवमेंट क्या करता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब फोर्सेस का काम है मूवमेंट करवाना, कहाँ, एक लाइन में, लेकिन मूवमेंट का काम है
आपका मोशन करवाना, कहाँ, एंगल में रोटेट करवाना मूवमेंट का काम होता है। तो हमारे पास जो ये दो टर्म होते हैं, एक तो जैसे हमने फोर्सेस के लिए लिखा था एम ए, ये जो मास होता है, मास क्या करता है, मास का क्या रोल है यहाँ पे, मास का रोल होता है ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक्सेलरेट होने के लिए। फोर्स लगाया तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है, मास। जिसका जितना ज़्यादा मास वो उतना ज़्यादा हमें रेजिस्ट करेगा एक्सेलरेट करने में। वैसे ही जो आई होता है, जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व, ठीक है, जड़त्व भी बोलते हैं, ये क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा किसमें, इसको रोटेट करवाने में। यदि जिसका आई ज्यादा वो कम रोटेट होगा, ठीक है। तो ये इनका बेसिक मतलब होता है। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम में देखो क्या होता है। यदि एक बॉडी पे फोर्सेस लगे हैं, ठीक है, और वो इक्विलिब्रियम में है, बॉडी पे फोर्सेस लगे हैं और वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि हमारे पास 2D बॉडी में हमारे पास दो डायरेक्शन है, कौन सी, एक्स वाई, ठीक है। तो यदि हम फोर्सेस का सम एक्स डायरेक्शन में कर दें, या फिर कहें हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर दें, वो जीरो आना चाहिए क्योंकि एक्स में इसका मूवमेंट है नहीं। वैसे ही यदि हम वर्टिकल डायरेक्शन में भी देखें तो वहां पे भी जीरो आना चाहिए क्योंकि इसका वर्टिकल डायरेक्शन में भी मूवमेंट नहीं है। थर्ड, ये रोटेट भी नहीं कर रहा है ना, तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट वो भी जीरो आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि वो रोटेट भी नहीं कर रहा है। तो हमारे पास जब एक बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगी, तो समेशन ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल विल बी जीरो। समझ में आया क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में इसका मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट, MOVEMENT, मूवमेंट मतलब चलना फिरना नहीं हो रहा है। भले से फोर्सेस लगे लेकिन फिर भी ये इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकल में भी नहीं है, एंड समेशन ऑफ m एट एनी पॉइंट विल बी जीरो, क्योंकि ये रोटेट भी नहीं हो रही है, रोटेट भी नहीं हो रही है। लेकिन यदि सपोज करो कि यहाँ पे कॉन्करेंट टाइप ऑफ फोर्सेस हों, कॉन्करेंट टाइप ऑफ फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एक ही पॉइंट से पास होते हैं। सपोज करो ये बॉडी है और ये इस पॉइंट से सारे के सारे, रुको, इस पे 8-10 फोर्सेस लगे हैं और सभी के सभी इस वाले पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास सिंस ये कॉन्करेंट फोर्सेस हैं तो मूवमेंट, MOMENT, मूवमेंट ये जनरेट नहीं करेंगे क्योंकि इनका जो एक्सिस है, कोई सा भी एक्सिस से उनका डिस्टेंस है नहीं, वो उसी एक्सिस से पास हो रहे हैं, ठीक है, एक ही पॉइंट से पास हो रहा है। यदि मैं इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लूंगा तो सबका जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑलरेडी, ये जो कंडीशन है ये ऑलरेडी ही फुलफिल हो रही है। तो हमारे पास फॉर कॉन्करेंट फोर्सेस कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कितनी हो जाएगी, दो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। समझ में आया, कौन कौन सी रहेगी वो, समेशन ऑफ एफ एच इक्वल्स टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वर्टिकल इक्वल्स टू जीरो, और ये हमेशा ही रहेगी क्योंकि वो कॉन्करेंट है। और ये फॉर नॉन कॉन्करेंट 3, ये हो गया फॉर नॉन कॉन्करेंट। मैं लिखवाऊंगा, ठीक है, अभी रुको, लिखवाऊंगा मैं। अब लिखो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, हेडिंग लिख के लिखो, इफ ए बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम
then all the forces and the moment about any point is zero, ठीक है। The following equilibrium conditions exist, लिखो आप, फॉर नॉन कॉन्करेंट ये, फॉर कॉन्करेंट ये, और इसका डायग्राम बना लेना कॉन्करेंट वाले का, ठीक है। नॉन कॉन्करेंट में क्या होगा, कहीं पे भी यार, नॉन कॉन्करेंट कौन सा वाला है, ये फोर्स यहां से पास हो रहा है, ये फोर्स यहां से पास हो रहा है, ये फोर्स यहां से पास हो रहा है ना, तो इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है, इसका एक्सिस ये है ना, तो नॉन कॉन्करेंट हो गया, क्योंकि सारे एक्सिस एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे सारे के सारे एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे एक कंडीशन हमारी खराब हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैमिस थ्योरम, वो लिख लो, फिर हम 2 न्यूमेरिकल करेंगे एंड आज की क्लास वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो लैमिस थ्योरम क्या होती है, लैमिस थ्योरम, लैमिस ने बोला, एक थ्योरम बना दी कि यदि 3 कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, कितने, 3, और कौन से फोर्सेस हैं, कॉन्करेंट, है ना, तो उनके बीच में एक रिलेशन बना दी। बेसिकली आप हमेशा वो, यदि लैमिस थ्योरम नहीं भी पता हो तो भी आप करते ही हो उसको, कैसे, रिजॉल्व करके, लेकिन उन्होंने बना दी एक, तो पढ़ लेंगे हम। सपोज करो ये हो गया R1 R2 एंड R3 कुछ भी, है ना, F1 ये F2 F3, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा 1 अल्फा बीटा और ये हो गया गामा, ठीक है। तो लैमिस बोलते हैं कि F1 बाई साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू F2, F2 के सामने वाला साइन ऑफ बीटा इक्वल्स टू F3, F3 के सामने वाला साइन ऑफ गामा, ठीक है। ये हो गई लैमिस की थ्योरम। ये हमें कहाँ काम आएगी, ट्रसेस में, जब 3 मेंबर फोर्सेस एक जॉइंट पे होंगे तो हम सीधा लैमिस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लैमिस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो, फिर ये लिख लेना है ना। तो क्या है, इफ 3 कॉन्करेंट लैमी LAMIS लैमिस थ्योरम, क्या लिखना है इसमें, इफ 3 concurrent forces are acting, if 3 concurrent forces are acting on a body kept in equilibrium, है ना, इक्विलिब्रियम होना जरूरी है, kept in equilibrium, then each forces is directly proportional to sine of the angle between the other 2 forces, है ना। देखो F1 में कौन सा वाला एंगल आया, जो इन 2 फोर्सेस के बीच में बना है, वैसे ही F2 पे कौन सा वाला फोर्स आया, बीटा, जो कि इन 2 फोर्सेस के, जो अदर 2 जो फोर्सेस हैं उनका वाला, ठीक है। कंडीशंस क्या होनी चाहिए लैमिस थ्योरम लगाने की, पहला कोप्लानर फोर्स होना चाहिए। कोप्लानर मतलब एक ही प्लेन पे लगे हुए फोर्सेस, समझ में आया, मतलब ये एक ही प्लेन पे है, मतलब ये सिर्फ 2D के लिए वैलिड है। दूसरा कॉन्करेंट होने चाहिए, जो कि मैंने लिखवाया है। थर्ड
3 फोर्सेस होने चाहिए एग्जैक्टली। 2 पे भी नहीं लगा सकते, 4 में भी नहीं लगा सकते, है ना। तो 3 होने चाहिए और चौथा इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। समझ में आया, ये कंडीशंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ओके एंड 5th देखना है हमें। तो डिटरमाइन द मोमेंट अबाउट, ये 4th वाला है, पॉइंट ओ फॉर द गिवन बिलो कंडीशन व्हेन ए फोर्स ऑफ 300 न्यूटन ऑन द रेलवे साइन बोर्ड पोस्ट एक्स, है ना। तो ये है, ठीक है। अब है ना, कभी भी ये याद रखो, इंक्लाइंड फोर्स है तो आपके पास 2 तरीके हैं। पहला, या तो आप इस लाइन ऑफ एक्शन से, जो इंक्लाइंड फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है, उससे जिस पॉइंट के अबाउट, जो कि हमारा ओ पॉइंट है, ओ, इसके अबाउट पूछा गया है, तो इसका इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। सपोज करो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से आया है, मान लो, ठीक है, यहां से आया मान लो, हमें नहीं पता, कहीं से भी आ सकता वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से, यहाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए वो एक्सिस से, मतलब या फिर बोले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमें डायरेक्टली ये 300 इंटू वो जो डिस्टेंस आया है उसका मल्टीप्लाई करो, आपका मोमेंट रेडी है। लेकिन हम इतनी आसानी से फाइंड कर नहीं पाते हैं, इसलिए हमने क्या किया, हम रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 2 तरीके दिख गए। कभी कभी ये वाला इजी पड़ता है, आपको दिख जाता है, कौन सा, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिख जाता है। ट्रेसेस वगैरह में अपन जब देखेंगे तो दिख जाता है वहाँ पे, तो आप फालतू में उसको रिजॉल्व करके निकालो, 2-4 बार कैलकुलेशन करो, कोई मतलब नहीं निकलता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। 300 कॉस ऑफ 60 और ये हो जाएगा 300 साइन ऑफ 60। कितना हो जाएगा ये, 150√3 न्यूटन, और ये हो जाएगा 150 न्यूटन। ठीक है, अब हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, तो अब हमें इन 2 फोर्सेस के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो फॉर दिस फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस, जो कि 1.5 मीटर है, और फॉर दिस ये हो जाएगा 3.5। अब ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। अब हमारा जो मेन फोर्स है वो गायब हो चुका है। ठीक है, तो यदि हमने क्लॉकवाइज को यदि पॉजिटिव लिया तो m विल बी, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया हमने, तो 150 दिस वन इंटू 1.5 जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, प्लस 150√3, क्या 150√3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 3.5। ठीक है, खेल खत्म। ये जो आंसर आएगा 914.711 न्यूटन मीटर आएगा, क्योंकि मोमेंट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर, और आप लिख सकते हैं इसको क्लॉकवाइज। ठीक है, ये नॉर्मल होता है। वेक्टर्स में यदि देखें तो देखो, एक्सिस हमारे पास 2 ही है, एक्स एंड वाई। तो इस वाले फोर्स को एक्स एंड वाई एक्सिस में कैसे करते हैं, मैंने बताया था कि वेक्टर की डायरेक्शन कुछ भी हो, हमें उसके कंपोनेंट लेना है। जो एक्स वाला कंपोनेंट है उसे आई कैप से रिप्रेजेंट कर देना है, प्लस जो वाई वाला कंपोनेंट है उसे जे कैप से कर देना है रिप्रेजेंट। तो हमारे पास जो फोर्स आया, फोर्स वेक्टर में, वो आ जाएगा एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है कितना, 150, उसको लिख दिया आई कैप, प्लस वाई में है 150√3 जे कैप। लेकिन जो डायरेक्शन है उसकी डाउनवर्ड है, मतलब वो अपने आप में नेगेटिव है। ठीक है, तो ये प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्स। वैसे ही यदि ये ओरिजिन है तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। बताओ इसका पोजीशन वेक्टर, वही एक्स में इसका कितना है 1.5, तो ये हो जाएगा 1.5 आई कैप प्लस वाई में 3.5 जे कैप। समझ में आया? ये हमारा हो गया वेक्टर में रिप्रेजेंटेशन किनका, उस पॉइंट का, एंड वेक्टर जो हमारा फोर्स था, ये फोर्स ऐसा हुआ है ना। ठीक है, तो हमारा मूवमेंट होता है m इज r क्रॉस f। तो कर लो, क्रॉस प्रोडक्ट करते ही हम आई कैप जे कैप के कैप
आर पहले लिख लो, ये हो गया 1.5, 3.5, 0, ये हो गया 150 माइनस 150√3 एंड 0। इसको करोगे तो भी आंसर हमारा आएगा माइनस ऑफ 914.711 न्यूटन मीटर। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है बेसिकली। ठीक है, इसमें मूवमेंट की डायरेक्शन कैसे देखनी है। आर, इसका जो हमारा जो पोजीशन वेक्टर है वो आर ये है, और एफ की डायरेक्शन ये है, तो इनवर्ड, नेगेटिव इनवर्ड है ना, तो ये हो गया हमारा क्या, मूवमेंट का डायरेक्शन। अभी हमने नेगेटिव लगा दिया तो साइन हटा के हम क्या लिख देंगे, इनवर्ड। यदि साइन लगा हुआ है तो हमें लिखना है आउटवर्ड, आउटवर्ड है ना। साइन यदि हटा दिया है तो ही आप डायरेक्शन लिखो, वरना साइन इटसेल्फ इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ठीक है, तो ये वेक्टर से भी हो गया और नॉर्मल से भी हो गया। ये वाला क्वेश्चन सभी ने किया है, करते रहो, इसको कर लो पहले। ठीक है, टेंशन निकालना है रॉप में, इन एक्सटेंसिबल रॉप्स हैं शायद। ठीक है, एंगल दे रखा है, कैसे निकालते थे हम, रिजॉल्व करके निकालते थे क्या, तो रिजॉल्व करके निकालो। इक्विलिब्रियम कंडीशन में है टेंशन। ठीक है, तो अब इसको यदि हमने माना T1 हमने काटा, जब दिखा हमें T1, जब तक तो दिखेगा नहीं क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है। ये हो गया T2। ठीक है, तो T1 का यहाँ पे कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T1 cos ऑफ 60 डिग्री, इस साइड कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे क्या कंपोनेंट हो जाएगा, T1 साइन ऑफ 60 डिग्री। समझ में आया कंपोनेंट, है ना। अब ये हट गए क्योंकि कंपोनेंट ले लिया हमने, प्लस T2 साइन ऑफ 30 डिग्री। यदि हम इक्विलिब्रियम देखें हॉरिजॉन्टल, सिंस ये कॉन्करेंट फोर्सेस है तो मोमेंट वाली इक्वेशन हमारे पास नहीं आएगी, मतलब दो अननोन से ज़्यादा हम नहीं निकाल सकते। तो दो ही है अननोन, तो निकल जाएगा इजीली। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, T1 cos ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू T2 cos ऑफ 30 डिग्री। एक हो गया, एक ये बनेगी T1 साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस T2 साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 600। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व कौन करेगा, आप लोग सॉल्व करेंगे हम, है ना। ठीक है, हो जाएगा ये सीधा। लेकिन हमने तो लैमिस थ्योरम पढ़ी थी, तो लैमिस थ्योरम पढ़ी है तो हम फालतू में इतना झमेला नहीं पालेंगे। ये हो गया T2, ये हो गया 600। मुझे ये बताओ ये एंगल कितना है, ये 90 प्लस 30, ये हो गया 120। ये एंगल बताओ मुझे कितना है, 60 प्लस 90 इट इज 150, और ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। ठीक है, तो लैमिस थ्योरम लगाओ। कैसे लगाते हैं लैमिस थ्योरम, लैमिस थ्योरम लगाते हैं 600 बाई साइन 90 इक्वल्स टू T1 के सामने ये वाला 120 है तो साइन 120, और T2 बाई साइन 150। यहाँ से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। T1 की वैल्यू आ जाएगी 300, सॉरी T2 की वैल्यू 300 है न्यूटन, एंड T1 विल बी 519.615 न्यूटन। ठीक है, ये डायरेक्ट, ये आम जिंदगी क्या है, ये आम जिंदगी, और वो क्या है, मेंटोस जिंदगी, है ना, जल्दी से हो जाते जिंदगी। ठीक है, और एक और चीज लिख लो, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, उसकी डेफिनेशन लिख लो, और यहाँ पे एंड करते लेक्चर आज की क्लास का और इस चैप्टर का भी। फ्री बॉडी डायग्राम हेडिंग लिख लो, व्हाट इज फ्री बॉडी डायग्राम, है ना, लिख लो। इट इज द डायग्राम ऑफ
It is the diagram of the isolated body by showing. It is the diagram of isolated body by showing all the external and internal forces. All the external and internal forces by removing the supports. By removing the supports. सपोर्ट्स हटा दो और जो भी बना डायग्राम वो फ्री बॉडी डायग्राम है, जो कि हमने यहाँ बनाया है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। हमने सपोर्ट्स हटा दिया, सपोर्ट्स हटाया, उनकी जगह जो रिएक्शन है वो लिख दिए, एंड ये फ्री बॉडी डायग्राम है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ट्रसेस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।